to my channel Concept and Clarity, and if you haven't subscribed my channel till now, please subscribe. So let's start. तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस, एंड इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो जो कंसेप्ट है ना ग्लोबलाइजेशन का, वो सेंचुरीज ओल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड है, ठीक है. when there used to be exchange of goods and services between people belonging to different part of the world. तो जो कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का इज सेंचुरीज ओल्ड. when there used to be exchange of goods and services between people belonging to different parts of the world. जब people basically exchange करते थे goods and services belonging to different part of the world. जो सिल्क रूट है, एक एग्ज़ाम्पल है इसका. द सिल्क रूट इज़ वन एग्ज़ाम्पल, इज़ वन सच एग्ज़ाम्पल, ठीक है. जो कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का इज सेंचुरीज ओल्ड. व्हेन देयर यूज्ड टू बी एक्सचेंज ऑफ goods and services between people belonging to different part of the world. The Silk Route is one such example. एक पॉइंट आपको ये करना है. फिर वर्ल्ड बैंक ने क्या डेफिनेशन दी है? ग्लोबलाइजेशन इज़ द फ्रीडम एंड एबिलिटी ऑफ individuals and firm to initiate voluntary economic transaction between residents of other country with residents of other countries. So globalization क्या है? is freedom and ability of individuals and firm, ठीक है, to initiate voluntary मतलब जो हम खुद अपनी इच्छा से बनाते हैं, voluntary economic transactions with residents of other country, जो लोग दूसरी कंट्री में रहते हैं उनके साथ. तो ये डेफिनेशन दी है वर्ल्ड बैंक में. देखो मार्क हो रखा है सब कुछ, आई डोंट हैव टू मार्क. ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैंने करवा दिया. फिर उसके बाद आपको याद करनी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो डेफिनेशन दी है. तो ग्लोबलाइजेशन रेफर टू इंटीग्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड, particularly through trade and financial flows. तो ये 2-3 पॉइंट्स तो आपके ये हो गए, ठीक है. फिर यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ से आपको करना है ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अ डे टू डे लिविंग. की ग्लोबलाइजेशन का ग्रेट इम्पैक्ट है ऑन अ डे टू डे लिविंग. फॉर एग्ज़ाम्पल यू मे बी वेयरिंग अ शर्ट हुज लेबल मेंशंस मेड इन इंग्लैंड. तो ग्लोबलाइजेशन का जो है हमारा इम्पैक्ट रहता है ऑन डे टू डे लिविंग. फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक शर्ट पहन रहे हो जिसके लेबल पे लिखा होगा मेड इन इंग्लैंड, ठीक है. लिखा मेड इन इंग्लैंड है, पर जो थ्रेड है फॉर द सेम मे बी प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिया. हो सकता है कि उसकी जो थ्रेड थी वो इंडिया से मैन्युफैक्चर्ड हुई थी या फिर प्रोक्यूर हुई थी, ठीक है. बटन्स चाइना से थे और जो डिज़ाइन हुई है वो कैलिफोर्निया से हुई है. तो एक सिंगल प्रोडक्ट जो है हैज़ बीन इनपुट्स, उसमें इनपुट्स हैं, एफर्ट्स हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड के, सो एज़ टू प्रोवाइड यू द बेस्ट प्रोडक्ट. तो यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन देनी होगी, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अ डे टू डे लिविंग. फॉर एग्ज़ाम्पल यू मे बी वेयरिंग अ शर्ट on which label mentions made in England, but the thread may be procured from India, buttons from China, and may be designed in California. So the single product have inputs and efforts of different part of the world. So basically different part of the world, so as to provide with you the best product. तो ये 4 आपकी पॉइंट्स हो गए यहाँ पे जो आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं. फर्स्ट यू विल टेल द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज सेंचुरीज ओल्ड. व्हेन इंडिविजुअल्स बेसिकली when there used to be exchange of goods and services between people
living in, belonging to different part of the world. Then you have to tell the definition given by World Bank, जो कि क्या है, globalization is the freedom and ability of individuals and firms to initiate voluntary economic transactions with residents of other country. This is the definition given by World Bank. And other than that, the definition given by IMF, International Monetary Fund, is globalization referred to increasing integration of economies around the world, particularly through ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लोज. ठीक है, इसके आगे आप ये ब्रैकेट में लिख लेना, ग्लोबलाइजेशन थ्रेट और अपॉर्चुनिटी दी किसने है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने. फिर ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अ डे टू डे लिविंग. फॉर एग्जाम्पल आपको देना है, यू मे बी वियरिंग अ शर्ट हुज लेबल मेंशन्स मेड इन इंग्लैंड, but the thread for the same may be produced from India, buttons from China, and may be designed by a designer from California. Thus, in a single product, there has been inputs and efforts from different parts of the world so as to provide with you to the best product. And this book, जिसमें से मैं आपको ये करवा रही हूँ, the book is D.D. Chaturvedi, the highly recommended book for BCom Delhi University. So for international business. So if you haven't purchased this book, then I would definitely say that यही book purchase करना. And जो आपकी मैक्सिमम टीचर्स होती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर्स, तो यही बुक आपको लगाएंगी. कॉलेज में भी आपकी यही बुक लगती है. ठीक है. एंड अगर आप बाई चांस ले रहे हो दूसरी बुक, देन इसका मटीरियल इज़ द बेस्ट विच आई एम प्रोवाइडिंग यू फ्रॉम माई साइड एज वेल. So if you are struggling with your material, then definitely you can refer this material for sure without any problem. This material, मतलब देखो, बुक तो बुक होती है, कोई भी ले लो, बट इसका मटेरियल अच्छा है तभी आपको रिकमेंड किया जाता है. तो इफ़ यू डोंट हैव दिस बुक और यू डोंट वांट टू परचेज एनी ऑफ द बुक, देन डेफिनेटली यू कैन रेफर टू माई चैनल. आई विल गिव यू द PDF ऑफ द बुक फ्रॉम विच यू कैन स्टडी. ठीक है. बाकी वीडियोस में तो आपको कंटेंट दिख ही रहा है, बट इंस्टेड लाइक अदर्स अलग से इफ़ यू वांट लाइक PDF काइंड ऑफ, जिस बुक का PDF मिल जाए, तो उसके लिए यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है. आई विल टेल यू, आप कमेंट कर देना, देयर आई विल प्रोवाइड यू विद PDFs, PYQs एक्सेट्रा. राइट. तो ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. फिर आता है ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो इसके अंदर आता है आपके कि जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो ग्रोथ लाते हैं ग्लोबलाइजेशन को. ड्राइविंग फोर्सेस मतलब जो चीज़ ग्रोथ ला रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को. सबसे पहले है लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज़ का लिबरलाइज होना. लिबरलाइज मतलब फ्रीडम मिलना इकोनॉमीज़ को. तो इन ऑर्डर फॉर ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज़ इकोनॉमी, अगर हमें कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ चाहिए तो इट बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रीज़ टू लिबरलाइज देयर इकोनॉमी. तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कंट्रीज़ के लिए कि वो अपनी इकोनॉमीज़ को लिबरलाइज कर ले. ठीक है. अगर हमें ग्रोथ चाहिए कंट्री की इकोनॉमी की, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कंट्रीज़ लिबरलाइज करें अपनी इकोनॉमी को. दिस वॉज डन बाय रिलैक्सिंग द रेगुलेशन एंड ट्रेड बैरियर्स so as to allow free flow of goods, services and capital across borders. तो ये कैसे करा गया? बाय रिलैक्सिंग द रेगुलेशन एंड ट्रेड बैरियर्स. सबसे पहले तो जो रेगुलेशंस हैं, ट्रेड बैरियर्स हैं, उनको रिलैक्स किया, मतलब लीनियंट कर दिया. ठीक है. सो एज टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स, जिससे कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज
और कैपिटल हो पाए क्रॉस बॉर्डर। फॉर एग्ज़ाम्पल 1990 to 1991 इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी वर लिबरलाइज्ड अलाउइंग, तो इंडिया की जो इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो लिबरलाइज्ड हो गई थी, ठीक है, अलाउइंग फॉरेन प्लेयर्स इनटू द इंडियन मार्केट लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को क्या कर दिया था, लिबरलाइज कर दिया था, जिससे जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो इंडियन मार्केट में आए थे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी कंट्री की थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सबसे पहला फैक्टर जिसकी वजह से ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हुआ था ग्लोबलाइजेशन का, वो था लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज़, ठीक है। तो इसमें हमने देखा इन ऑर्डर फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी इट बिकम imperative for countries to liberalize their economies. This was done by relaxing the regulations and trade barriers so as to allow free flow of goods, services and capital across borders. For example, 1990 to 1991 Indian economic policies were liberalized to allow foreign players into the Indian market, leading to economic growth of the country through rapid industrialization, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज वाला पॉइंट, ठीक है। आई एम नॉट मार्किंग, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो, तो यहाँ पे बस मैं टिक लगा देती हूँ, ठीक है। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। सेकंड आता है रैपिड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी का पॉइंट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैड मेड इट ईजी फॉर कंपनीज टू ऑपरेट एंड कम्युनिकेट इंटरनेशनली थ्रू द मीन्स ऑफ इंटरनेट। तो रैपिड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आपको बताना है कि आईटी जो है, ठीक है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसने इजी कर दिया फॉर कंपनीज टू ऑपरेट एंड कम्युनिकेट, कि वो ऑपरेट कर पाएँ और कम्युनिकेट कर पाएँ इंटरनेशनली थ्रू दी मीन्स ऑफ इंटरनेट। आज बेटा इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया, ठीक है, एक दूसरे से आराम से विद इन सेकेंड ऑस्ट्रेलिया से इंडिया का कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो दैट पॉइंट इज़ ओनली डिस्कस्ड कि आईटी हैज़ मेड इट ईजी फॉर कंपनीज टू ऑपरेट एंड कॉन्टैक्ट या फिर कम्युनिकेट इंटरनेशनली थ्रू द मीन्स ऑफ इंटरनेट। थर्ड पॉइंट आता है आपका इंक्रीजिंग रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी रोल जो है वो इंक्रीज़ हो गया था, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशंस यूएन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूएन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड वर्ल्ड बैंक एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन फैसिलिटेटिंग एंड डेवलपिंग स्मूथ रिलेशन अमंग द डिफरेंट कंट्रीज। कि जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आपका हो गया वर्ल्ड बैंक, ठीक है, लाइक यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड वर्ल्ड बैंक have played a major role in facilitating and developing smooth relation among the different countries। अपने फ्रेमवर्क से, WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म से और वेरियस मल्टी ट्रेड एग्रीमेंट से उन्होंने क्या करा है, रेगुलेट करा है फ्लो ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। उन्होंने क्या करा है, अपने फ्रेमवर्क से, WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म से,
वेरियस मल्टी ट्रेड एग्रीमेंट से उन्होंने क्या करा है, रेगुलेट करा है फ्लो ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द डेवलप्ड, डेवलपिंग एज वेल एज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। ठीक है, तो इसके अंदर आपने ये पढ़ लिया। उसके बाद आता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया जैसे सार्क, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, जैसे कि सार्क, साफ्टा, जैसे कि सार्क हो गया, ठीक है। तो ये सब भी रीजनल इकोनॉमिक नेबरिंग कंट्रीज ओवर द ईयर हैव बीन एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट विद ईच अदर सो एज टू हैव बेटर कोऑपरेशन अमंग देम, कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, अब एक एग्रीमेंट्स में एंटर कर रही हैं विद ईच अदर सो एज टू हैव बेटर कोऑपरेशन अमंग देम, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क है एक एग्ज़ाम्पल, ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन है, अफ़गानिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका। ये 1985 में बना था, जिसका ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक, सोशल एज वेल एज कल्चरल डेवलपमेंट करना, ठीक है, बाय वर्किंग म्यूचुअली टुवर्ड्स इट। फिर आता है आपका कन्वर्जेंस ऑफ कल्चर। कल्चर जो है उसकी भी कन्वर्जेंस हो रही थी ईच कंट्री विद द डिफ्यूजन ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, कि जैसे जैसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी डिफ्यूज़ हो रही थी, मतलब फैल रही थी, हमने देखा कन्वर्जेंस डिफरेंट कल्चर का, जिसकी वजह से ग्लोबल कल्चर बन गया, ठीक है। इकोनॉमिक वियाबिलिटी आ गई। आज के एरा में कंपनीज़ को अगर सरवाइव करना है तो उनको कंटिन्यूअसली क्या करना होता है, अगर आज के एरा में कंपनीज़ को सरवाइव करना है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, कंटिन्यूअसली डेवलप करने पड़ते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है, और फीचर्स को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को और फीचर्स को। तो ये इसके अंदर ह्यूज फंड लगते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट कैसे रिकॉर्ड हो सकती है, रिकवर्ड हो सकती है, अगर कंपनीज़ अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स में बेचें डिफरेंट मार्केट्स में। इसलिए ये रिक्वायर करता है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करे इंटरनेशनल लेवल पे और ग्लोबल जाए, ठीक है। फिर आता है रोबस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इट इज़ नो लॉन्गर डिफ़िकल्ट, अब बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है ट्रांसपोर्ट करना गुड्स को कस्टमर्स के पास अक्रॉस द बॉर्डर विद द डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो एयर हो, लैंड हो, वाटर हो, तो उसकी वजह से ये अफोर्डेबल हो गया है और क्विकली हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं या प्रोक्योर कर लेते हैं रॉ मटेरियल फ्रॉम अक्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया टॉपिक ख़त्म, जो है आपका ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये भी जो है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपका आता है पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट है। फिर इस चैप्टर में आपको पता होगा इंटरनेशनल बिज़नेस के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बिज़नेस में क्या डिफरेंस है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती हैं इंटरनेशनल बिज़नेस में, ठीक है। एक ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है इस चैप्टर का। इंटरनेशनलाइजेशन स्टेजेस, इंटरनेशनल ओरिएंटेशन, ये दो टॉपिक और होते हैं आपके इम्पोर्टेंट। और लास्ट टॉपिक होता है इस चैप्टर का जो कि इम्पोर्टेंट होता है, वो है मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये पूरा चैप्टर मैं आपको बताऊंगी। अभी हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो गया है, अब हम चलते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे। फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में
इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल। ये चार आएंगे, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और कल्चरल। ठीक है, ये चार एलिमेंट्स लिख लो ग्लोबलाइजेशन के एलिमेंट्स हैं ये ग्लोबलाइजेशन के, या इसके फेसेट्स भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में आप पढ़ रहे हो फेसेट्स, ठीक है, या फिर एलिमेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फेसेट्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहला फेसेट या फिर मैं बोलूँ जो वो है सिग्निफिकेंस या फिर एलिमेंट, इट इज़ द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है नेशनल इकोनॉमीज़ का, जहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है ऑफ वन कंट्रीज इकोनॉमी हैव राइपल इफेक्ट ऑन इकोनॉमीज ऑफ द अदर। इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज़। तो ये एक इंटीग्रेशन है नेशनल इकोनॉमीज़ का, ठीक है, जहाँ पर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वन कंट्री इकोनॉमी हैज़ राइपल अफेक्ट ऑन द इकोनॉमीज़ ऑफ अदर कंट्रीज़। मतलब कि ये जो है ये एक इंटीग्रेशन है, ठीक है, नेशनल इकोनॉमीज़ का, जहाँ पर अगर डाउनवर्ड या अपवर्ड वो होता है मूवमेंट होता है एक कंट्री का इकोनॉमी का, तो उसका राइपल अफेक्ट होता है ऑन दी इकोनॉमीज ऑफ द अदर कंट्रीज। ठीक है, तो लेट मी मार्क इट फॉर यू। इट इज़ द इंटीग्रेशन of the national economies where upward and downward movement of one country economy has ripple effect on the economies of other countries। ठीक है, economic liberalization, I hope this is visible, or now it is visible, I hope this is तो ये विजिबल है आपको। इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज़, ठीक है, वेयर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वन कंट्रीज इकोनॉमी हैज़ राइपल अफेक्ट ऑन दी इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैज़ पेव्ड वे फॉर कंपनीज टू एक्सपैंड देमसेल्व्स वर्ल्ड वाइड। There is globalization of market where the companies such as McDonald's, Coca-Cola are selling their product not just into USA market but tapping markets of China, India, France. Companies like Nike, Samsung are sourcing their input as well as setting up their manufacturing plant across different parts of the world to increase their competitiveness by bringing their cost of production down and using superior quality inputs. This is referred as globalization of production। तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में आप क्या कर सकते हो कि ये एक इंटीग्रेशन है नेशनल इकोनॉमीज़ की, जहाँ पर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट एक कंट्री की इकोनॉमी का राइपल अफेक्ट आता है उसका ऑन द इकोनॉमीज़ ऑफ अदर कंट्रीज़। फिर आप बता सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है मार्केट का, जहाँ पर जैसे मैकडोनल्ड्स है, कोका कोला है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल करती है नॉट जस्ट यूएसए मार्केट पर टैप कर रही है मार्केट ऑफ अदर कंट्रीज़ जैसे कि चाइना, इंडिया, फ्रांस, और फिर नाइकी, सैमसंग हैं, ये भी जो हैं ये सोर्सिंग कर रहे हैं उनके इनपुट्स की और सेट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर प्लांट्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू इंक्रीज देयर कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग देयर कॉस्ट प्रोडक्शन डाउन। तो बस आप इतना भी कर लोगे तो दैट इज़ वेल इनफ कि आप यहाँ तक इसको कर लो, यहाँ तक, ठीक है, इतना भी इनफ है, ठीक है।
फिर आता है फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो मैं इतना ज़्यादा इसको डिटेल्ड में आपको नहीं बोलूँगी करने को, ठीक है। फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, द डीरेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर हैड led to cross-border movement of capital flows. This has paved way for investors to increase their investment portfolio as well as for companies to get investors for their company at international level. It has led to increase in financial interdependency such as a drop in the US stock market will adversely affect the Indian stock market. तो क्या है कि जो डीरेगुलेशन है फाइनेंशियल सेक्टर में उसने क्या करा है लेड टू द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ कैपिटल फ्लोज, कि जो डीरेगुलेशन हुई है फाइनेंशियल सेक्टर में उससे क्या हुआ है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होना शुरू हो गया है किस चीज़ का, कैपिटल फ्लोज का। तो इससे क्या है, जो इन्वेस्टर है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एज वेल एज फॉर द कंपनी टू गेट इन्वेस्टर फॉर देयर कंपनी एट इंटरनेशनल लेवल. So this has paid for investor to increase their investment portfolio as well as for the companies to increase, मतलब इन्वेस्टर्स सब अपनी उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है इंक्रीज़ हो गया है और कंपनीज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टर्स को ले रही हैं, ठीक है। फिर पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन इट रेफर टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस अमंग द कंट्रीज़, कि जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं अमंग कंट्रीज़ वो स्ट्रेंथनिंग हो रही हैं उनकी. द इमर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड is leading toward setting up of unified governance and administrative systems, ठीक है. The government of different countries are going for multilateral agreements so that they have mutually beneficial relations. Our Prime Minister Mr. Narendra Modi has travelled to China, USA and Burma to strengthen द रिलेशन विद दीज कंट्री. मतलब एक दूसरे गवर्नमेंट पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि जो हमारी जैसे जो कह लो आप पॉलिटिकल रिलेशन ही तो होते हैं यार. अगर आप मान लो ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, तो इनके लोगों के बीच में थोड़ी ना लड़ाई होती है, तो गवर्नमेंट्स होती है ना जिनके बीच में लड़ाई होती है. इसकी गवर्नमेंट की उससे लड़ाई होएगी, गवर्नमेंट दूसरी कंट्री है, मान लो कोई और, मान लेते हैं ये यूएस है, ये चाइना है, अगर इन दोनों की लड़ाई हो रही है तो इसमें लोग थोड़ी ना आपस में लड़ेंगे. लड़ती कौन है, गवर्नमेंट लड़ती है. ऐसे ही जब गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं तो हमारी उनके साथ रिलेशंस अच्छी हो जाती हैं. जैसे कि इंडिया की रशिया के साथ बहुत अच्छी, इंडिया की जो है रशिया के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही है पास्ट में, ठीक है. तो अब इसमें हम लोग थोड़ी ना इंडियंस थोड़ी ना बीच में आए हैं. हमारी थोड़ी ना रशियन से बात अच्छी हुई है, तो या फिर हम सब रशिया गए, हम मिले उनसे. कौन थी, गवर्नमेंट ही है ना जिसकी रिलेशनशिप अच्छी रही है. तो वही चीज़ है, गवर्नमेंट का होता है सब कुछ. तो ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई सिटीज़न जाए, ठीक है, मान लो रशिया, और वहाँ पर उसकी किसी रशियन से लड़ाई हो जाए तो हम कहेंगे कि इंडिया डज़ नॉट हैव गुड रिलेशन विद रशिया. ऐसा तो नहीं होता. हाँ, पर अगर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं रशिया में और वहाँ पर उनकी रशियन के प्रेसिडेंट से लड़ाई हो जाती है, पीएम से हो जाती है, तो हम कह पाएंगे कि येस, India does not have good relation with Russia. So I think you are getting the difference between. So political globalization, strengthening of political relation among the countries, the emergence of international organizations such as United Nations, World Trade Organization, International Monetary Fund is leading toward setting up to.
तो फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें मैंने आपको बता दिया यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, ये सब जो होते हैं ये गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करते हैं, यूनिफाइड गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स बना रहे हैं जिससे कि उनकी म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस बन पाएँ। फिर आता है आपका कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में कुछ नहीं है, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाए जाते हैं बाय द कन्वर्जेंस ऑफ आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द country. The movement of people across border along with the technological advancement has made world a global village. There is the emergence of global culture where people from different countries are using the same products, जैसे कि Coke, Nike, shoes. There is convergence of taste and preference, ठीक है, जो है कन्वर्जेंस हो गई है टेस्ट एंड प्रेफरेंस की। बस इतना बहुत है, ठीक है। ये आपका एलिमेंट्स, वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है, मैंने बट पढ़ा दिया आपको ये टॉपिक, जस्ट कि होता है कुछ बच्चों को कि सारा पढ़ना उनको सही लगता है, तो मैंने पढ़ा दिया है। बाकी ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है। इसके अंदर हमने अगर आपका बाय चांस क्वेश्चन आ जाता है तो आपको या तो वो बोल सकते हैं, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर आ जाता है तो ये भी बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। वो ये भी बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन बताओ, और वो ये भी बोल सकते हैं कि डिफरेंट फेसेट्स बता दो ग्लोबलाइजेशन के। तो छोड़ के मत जाओ, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली पढ़ो, पर अगर आप एंड टाइम में पढ़ रहे हो फिर आप इसे छोड़ दो, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या क्या कर लिया, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज वेयर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वन कंट्री इकोनॉमी हैज़ राइपल इफेक्ट ऑन इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है। फिर इसके बाद ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स वाला पॉइंट बताया था मैंने आपको कि देयर इज़ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, ठीक है, वेयर द कंपनीज जैसे कि मैकडोनल्ड्स, कोको कोला आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट नॉट जस्ट इनटू US मार्केट बट टैपिंग मार्केट ऑफ चाइना, इंडिया, फ्रांस। फिर फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन में मैंने आपको बताया कि जो डीरेगुलेशन एंड फाइनेंशियल सेक्टर, तो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रही है कैपिटल फ्लोज की, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इन्वेस्टर्स के लिए क्या है कि वो इंक्रीज़ कर पा रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, और कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्टर को ले सकती हैं, ठीक है। एट इंटरनेशनल लेवल पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, जो पॉलिटिकल रिलेशंस होती हैं, ठीक है, अमंग द कंट्री, द इमर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बताया, जैसे यूनाइटेड नेशन, WTO, IMF, ठीक है। तो वे यूनिफाइड गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ला रहे हैं, ठीक है। और फिर कल्चर में आप बताओ कि जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो रहे हैं बाय कन्वर्जेंस ऑफ आइडिया एंड वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो एडवांस एक ग्लोबल विलेज जो है वर्ल्ड बन चुका है, ग्लोबल कल्चर है, पीपल डिफरेंट कंट्रीज़ के सेम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोक, नाइक, शूज़। तो टेस्ट और प्रेफरेंस का भी कन्वर्जेंस हो रहा है, दैट्स इट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल्सो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर आता है आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आपका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट
ठीक है। देन आपका बूम टू टूरिज़्म इंडस्ट्री, और टूरिज़्म इंडस्ट्री में भी मतलब इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए पॉजिटिव इम्पैक्ट के 9 पॉइंट्स, ठीक है। इसके आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर देती हूँ साथ साथ जो बुक से मटेरियल है, ठीक है। बाकी एक बार नेगेटिव इम्पैक्ट और देख लो। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है जॉब लॉस इन डेवलप्ड कंट्री। जॉब लॉस इन डेवलप्ड कंट्रीज हो रहा है, ठीक है। जो जॉब है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में कौन ले लेते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग ले लेते हैं। तो इसलिए जॉब लॉस हो रहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, उनके सिटीजन्स को जॉब नहीं मिल पाती। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब जैसे कोरोना है, अगर कंट्रीज एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखती तो उनको भी फैलता ही नहीं, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन की डोमेस्टिक कंपनीज और बाहर की कंपनी बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन देती हैं डोमेस्टिक कंपनीज को, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनीज और अनएथिकल एंड इलीगल एक्टिविटीज़ जो है हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से होती हैं, ठीक है। और एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, एनवायरमेंटल इशू। नेशनल आइडेंटिटी जो है वो लॉस हो चुकी है, नेशनल आइडेंटिटी जो है वो लॉस हो गई है। आज देखो आप इंडियंस जो हैं सारा वेस्टर्न कल्चर की तरफ चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। फिर पॉलिटिकल रिस्क हम देखते हैं, टेंशन हो रही है, ठीक है। और जो रिच और पुअर के बीच में एक वो है गैप है, वो ना बढ़ता ही जा रहा है इंस्टेड ऑफ गेटिंग लेस। तो ग्रोइंग गैप्स बिटवीन रिच एंड पुअर, ये आपके पॉइंट्स हैं। तो ये आपका रहा मटेरियल, ठीक है। तो हारमोनियस रिलेशन अमंग कंट्रीज है सबसे पहले। विद ग्लोबलाइजेशन वी सी दैट कंट्रीज आर बिकम इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो हारमोनियस रिलेशंस हो रही हैं कंट्रीज़ के बीच में। हम ग्लोबलाइजेशन के साथ देख रहे हैं कि जो कंट्रीज़ हैं वो इंटरडिपेंडेंट हो जा रही हैं एक दूसरे के ऊपर। फिर है डिलाइट फॉर कंज्यूमर्स एज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनीज compete with each other in the globalized sphere. It is the consumers who are getting benefit out of it। कि जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो जब compete कर रही हैं एक दूसरे के साथ ग्लोबलाइज स्फीयर में, तो देखा जा रहा है कि कंज्यूमर है जिनको बेनिफिट मिल रहा है उसमें से। कंज्यूमर के पास एक्सेस होता है मोर वैरायटी, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, एडवांस गुड का, ठीक है। और वो भी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे। तो इसकी वजह से जो कंज्यूमर्स की लाइफ है वो कंफर्टेबल हो गई है और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है हारमोनियस रिलेशन अमंग कंट्रीज़ का, जिसके अंदर आप बताओगे दैट विद ग्लोबलाइजेशन we see that the countries are becoming interdependent on each other। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे डिलाइट फॉर कस्टमर्स एज डोमेस्टिक। इसके अंदर आपको लिखना है कि एज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनीज compete with each other on the globalized sphere, it is the consumers who are getting benefit out of it। The consumer have access to better quality, variety, superior quality, technology and technology advanced goods and to
फिर है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसमें इंक्रीज़ हो रहा है। नाउ डेज द कंपनीज इन डेवलप्ड कंट्रीज आर एम्प्लॉइंग द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। तो जो है कंपनीज जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो पीपल को एम्प्लॉय कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज से। तो हम देख रहे हैं कि इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके अंदर आप क्या लिखोगे, नाउ डेज द कंपनी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज आर एम्प्लॉइंग द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, इट हेल्प इन इनकम जनरेशन एंड रिडक्शन इन पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये हेल्प करता है इन इनकम जनरेशन और रिडक्शन इन पॉवर्टी इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये हेल्प कर रहा है इन क्या करने में, इनकम जनरेशन और रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज। फिर आता है टैपिंग न्यू मार्केट, ग्लोबलाइजेशन ओपन विंडोज़ फॉर कंपनी टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन ने एक तरह से कंपनीज को जो है एक्सप्लोर करवाने दे रही है, अलाउ कर रही है कि वो न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर करें इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। So basically globalization opened windows for companies to explore new markets in different part of the world. For example, companies like Apple simultaneously launched their new model of mobile phone in market of USA, China, Europe and India. Their international system as they increase in the free movement of goods, capital and people across country, it has led to setting up of international standard and justice system. So as there is movement, ठीक है, increase in the free movement of goods, services and capital, people and capital across border, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं और जस्टिस सिस्टम्स बन रहे हैं। दिस इंश्योर दैट देयर इज़ नो इनइक्वालिटी एंड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, कल्चर और कंट्री जो हैं वो ट्रीटेड हैं इक्वली। फिर तो आप इंटरनेशनल सिस्टम में क्या लिखोगे कि एज देयर इज़ इंक्रीज ऑन फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स इन कैपिटल एंड पीपल अक्रॉस बॉर्डर, इट हैज़ लेड टू सेटिंग अप ऑफ इंटरनेशनल standards and justice system. This ensure that there is no inequality and people belonging to different religion, culture और country are treated equally. फिर आता है availability of capital with financial globalization. There is flow of capital across the nation in the form of FDI and FPI. तो ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, FDI और FII आपका सिलेबस में नहीं है, तो इसका जस्ट आपको नाम याद रखना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल में क्या बता रहे हैं कि विद फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन के साथ जो फ्लो है, ठीक है, कैपिटल का अक्रॉस द नेशन इन द फॉर्म ऑफ, हमने पढ़ा है ना कि फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है कैपिटल अक्रॉस द नेशन इन द फॉर्म ऑफ FDI एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल में कि विद ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटल अक्रॉस, विद ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन देयर इज फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस द नेशंस इन द फॉर्म ऑफ FDI एंड FII। ठीक है, फिर हैंडलिंग ग्लोबल इशू, देयर वाज वेरियस प्रॉब्लम्स जैसे टेररिज्म हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, जिनमें कंट्रीज़ जो है अपने लेवल पे ही डील कर रही थी। पर ग्लोबलाइजेशन के बाद कंपनीज ने रियलाइज़ करा कि ये प्रॉब्लम्स कॉमन है टू ऑल एंड उन्होंने जॉइन कर लिए हैंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कलेक्टिवली बाय साइनिंग एग्रीमेंट जैसे क्योटो प्रोटोकॉल एंड ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस एट इंटरनेशनल लेवल। नॉलेज शेयरिंग, तो ग्लोबलाइजेशन एरा हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर पीपल across the globe to share their thoughts and ideas which has helped
है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो जॉब लॉस है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है, क्योंकि जो ऑन वन हैंड जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है जॉब अपॉर्चुनिटी डेवलपिंग नेशन में, पर यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जॉब लॉस हो रहा है। हेल्थ प्रॉब्लम एज पीपल कैन ईज़िली ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो इसकी वजह से डिसीज़ स्प्रेड हो रही हैं जैसे कि वायरसेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। कंपटीशन टू डोमेस्टिक कंपनीज को कंपटीशन मिलता है। अनएथिकल एंड इलीगल एक्टिविटी विद द रिमूवल ऑफ बैरियर्स, तो इलीगल एक्टिविटीज़ देखी गई हैं जैसे टेररिज्म, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। बिसाइड दिस द कंपनीज आर ऑपरेटिंग ग्लोबली टू सेव देयर कॉस्ट, तो मतलब अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए देखा है कि कंपनीज जो ग्लोबली काम कर रही हैं वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाती हैं जैसे कि चाइल्ड लेबर, स्लेवरी, ठीक है, जिसको लॉ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। फिर एनवायरमेंटल इश्यूज़ हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड पे हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जैसे कि, ठीक है। नेशनल आइडेंटिटी जो है लॉस हो गई है। सोसाइटी इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस्ड है बाय द कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज़, और उसकी वजह से लॉस हो गई है आइडेंटिटी ऑफ वंस ओन कल्चर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज एंड बिलीफ। पॉलिटिकल टेंशंस हमें दिखने लगी हैं विद ग्लोबलाइजेशन। इंटरडिपेंडेंसी जो है कंट्रीज़ के बीच में इंक्रीज़ हो रही है, तो कोलैप्स ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिकल टेंशंस, वॉर, ये सब देखने को मिल रहा है। ग्रोइंग गैप्स बिटवीन रिच एंड पुअर, ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, करप्ट गवर्नमेंट हैं विच आर मेकिंग मनी, जो पुअर हैं वो तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं टू मीट देयर एंड। सो गाइस, इस वीडियो के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम यहाँ पर आपका ग्लोबलाइजेशन पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। पार्ट 2 में इसमें हमने ग्लोबलाइजेशन पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब पार्ट 2 जो बनाएंगे उसके अंदर हम इंटरनेशनल बिजनेस, उसका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस का क्या डिफरेंस है, इंटरनेशनल बिजनेस की क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो और इंटरनेशनल बिजनेस बेसिकली कोविड-19 में क्या इम्पैक्ट आया था इंटरनेशनल बिजनेस पे, और इंटरनेशनल स्टेजेस, इंटरनेशनल ओरिएंटेशन, मतलब आपकी इंटरनेशनल बिजनेस के ही सारे कंसेप्ट हैं। तो हो सकता है 3 पार्ट में वीडियो बन जाए, ठीक है। बाकी आप पार्ट 2 अब रेफ़र करना, बाकी 3 पार्ट्स तो मैं बनाऊंगी, मतलब पार्ट 2 में हम इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस का डिफरेंस, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ये 2 टॉपिक करेंगे, ठीक है। बाकी के टॉपिक्स हम आगे वाले पार्ट में करेंगे। तो गाइज़, इस वीडियो के लिए अभी हम इतना ही कर रहे हैं, और अब इस वीडियो को हम कर दें एंड। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपको क्या पता है आपको क्या करना है, एक तो आपको अपने फ्रेंड्स को शेयर करनी है वीडियो, जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके, और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ अगर आपको अपडेटेड रहना है तो बेल आइकन प्रेस कर लो ना, प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स से भी कराना है, और लाइक कर दो वीडियो को अगर हेल्पफुल लगी हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।